राम मंदिर, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे और फैसले के बाद अब क्या कुछ मिलेगा, इसका जवाब अब मिल गया है, और जो देश के लिए जरूरी भी है। ऐसे तो कहा जाता है कि कानून समान है, सब समान है, लेकिन सही में अब वक्त आ गया है इसे करके दिखाने का भी। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इशारा कर दिया है कि भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून लाएंगे। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने असेंबली चुनाव से पहले वादा किया था कि इलेक्शन के बाद राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का आदेश भी दिया है। तो दूसरी ओर यूपी की बात करें तो डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हर कोई समान नागरिक संहिता की मांग कर रहा है, इसका हम स्वागत कर रहे हैं। और यही तरीके के राजनीतिक बयान आज ही नहीं लेकिन काफी महीनों से आ रहे हैं, और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से उर्वी सिकंदर, हमारे बात कल लेके था, तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक्ट 44 में इसका प्रावधान किया था, जी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। वो बेयर एक्ट के मोड़ में आज भी हमारे सामने वो मौजूद है, वही हालत में। लेकिन किसी राजकीय पक्ष बाबा साहेब आम्बेडकर के वो प्रावधान का समर्थन किया नहीं था, क्योंकि उनकी जो नीति थी वो अलग थी। तो आज का जो विषय है वो ये है कि धर्म और कानून वो दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हमारा मानना है कि जो कानून है वो धर्म से अलिप्त होके रहता है। एक देश में एक कानून हो, ये हमारा धर्म है। तो इसी बात को लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम बात कर रहे हैं, हम विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं, हम राजनीतिक दलों से भी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो असमानताएं जो है, जो भेदभाव है हमारे देश में, उसके सामने ये कानून है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये किसी धर्म के फेवर में नहीं। जी, आपकी और निकुल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, अगर भाजपा शासित राज्यों में भी ये लागू होता है तो क्या कांग्रेस शासित राज्यों में भी ये होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी जो देश के अंदर लोग, उनके लिए एक समान नागरिकता अधिनियम होना, ऐसा बात जो आ रहा है, तो वो जरूरत क्यों है और इसकी जरूरत कहाँ से आई? तो आप देख सकते हैं कि हमारे वहाँ महिलाओं को जिस तरह से सम्मान देना चाहिए वो नहीं हो रहा था, पिछड़ी जातियों को जो सम्मान देना था नहीं हो रहा था। तो जब बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 44 का संविधान के अंदर ये प्रोविजन दिया था, और ये प्रोविजन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि वो उस टाइम पे उनको लगा कि सामाजिक व्यवस्था को आगे लाने के लिए थोड़ा बहुत लोगों को एक रिजर्वेशन के फॉर्म में भी प्रावधान देना पड़ेगा।
तो क्योंकि तो ही उनका सोशल अपलिफ्टमेंट होगा। क्योंकि देश की जो व्यवस्था थी उस टाइम पे, महिलाओं की जो आरक्षण की बात करेगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही थी कि महिलाओं को अपने पिता के लैंड के अंदर या जी प्रॉपर्टी के अंदर कोई उसकी बात करे, तो वो सब नहीं था उस टाइम पे। पर धीरे धीरे आप देखो, हिंदू सिविल कोड आया, उसके बाद बिल्कुल। सक्सेशन एक्ट आया, उसके बाद डाउरी का भी एक्ट आया। तो बहुत सारे एक्ट जो जरूरत आने पर जो लागू किए गए, और वो एक्ट है वो कोई धर्म आधारित एक्ट नहीं है। देश के जी अंदर जो भी कानून बनता है वो सबको समान रूप से लागू किया जाता है। अल्टीमेटली जो बात है वो हर एक जी आदमी जो देश में रहता है उसको समान अधिकार मिला जाए और समान कानून होना चाहिए। अभी ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बेसिकली समानता की बात करें, उसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात जी नहीं है। पर अगर ये जो इम्प्लीमेंट होता है तो मेरा तो इतना ही विनती रहेगा कि कोई भी लॉ जिस देश में आता है तो उसका जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है वो देश के हर एक नागरिक को उसका समय मर्यादा देना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जैसे वो 60 पाने का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और फिर कैबिनेट में अप्रूव कर दिया, लोगों को डिस्कशन का मौका नहीं मिला और फिर इंप्लीमेंट करना। ऐसा जो लोकशाही का विरोध का एकदम जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो सबसे पहले जी आर्टिकल 44 में किया ही गया है। और अगर आप जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उस टाइम पे वो उसका डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन वहां के उस टाइम पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे या जो भी थे उन्होंने चर्चा की और अभी बोला कि भाई आर्टिकल 44 में प्रावधान है, पर आने वाले दिनों में जैसे जरूरत होगा उसको जी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी क्या जरूरत है तो कि लोगों की सुरक्षा, लोगों को आगे लाओ, लोगों को इतना सक्षम बनाओ कि वो अपने आप वो सोसाइटी के साथ जुड़े। पर जो रिजर्वेशन की बात है, आप देखो कि वो 10 साल 20 साल 30 साल बढ़ता है, और आज की तारीख में अगर हम देखें तो मैं ऐसा सोचता हूं कि बहुत ही कठिन बात है। पर हमें प्रयत्न करना चाहिए, सभी नागरिकों को समान हक मिलना चाहिए। वो धर्म आधारित नहीं होना चाहिए, वो जाति आधारित नहीं जी होना चाहिए, वो लिंग आधारित नहीं होना चाहिए। सभी को समान हक जो कायदा बोलता है उस हिसाब से होना चाहिए। जलपा जी जी। आपकी और ज्योति जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये देश की जरूरत तो है, लेकिन फिर भी कई मुद्दों पर वैसे तो देखा जाता है कि जब भी बात समानता की आती है या फिर कहीं आगे बढ़ने की बात आती है, तब तक ज्यादातर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आ जाती है। अब बोर्ड ने ये भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो वो पूरी तरीके से असंवैधानिक होगा और मुसलमान इसे कतई मंजूर नहीं करेंगे। अब इसमें क्या उनको दिक्कत आ गई? जलपा, अगर ये समान सिविल कोड लागू होता है तो सही मायने के धर्म निरपेक्षता की ओर ये पहला कदम होगा, जी क्योंकि धर्म निरपेक्षता के नाम पे बहुत सूडो सेक्युलरिज्म चला है, मुस्लिम तुष्टीकरण चला है। और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी कायदे धर्म के अनुसार, उनके रीति रिवाजों के अनुसार बनाए जी गए हों, दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो फिर हमें भी जमाने के साथ चलना है, तो और ये बहुत ज़रूरत है समान सिविल कोड की, क्योंकि अल्पसंख्यकों में तो सब आ गए, पारसी भी है, ईसाइयों का जी भी अलग है, लेकिन ज़्यादा मतलब जो अल्पसंख्यक में भी जो बहुसंख्यक है वो मुस्लिम संप्रदाय है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो उनके कायदों की वजह से खासकर महिलाओं को बहुत अन्याय होता है, क्योंकि देखिए ये जो कायदे हैं वो जी पर्सनल लॉ मतलब पर्सनल बाबतों के लिए है, जैसे विवाह है, गोद लेना है, जी तो सिर्फ यही मतलब मुद्दे कवर होते हैं लगभग धर्म जी आधारित। तो धर्म और जो संस्कृति की दुहाई देते हैं ये धर्म के ठेकेदार, तो संस्कृति कहीं पे भी कानून पर डिपेंड नहीं होती है। संस्कृति होती है अपना खान पान, पहनावा, वेशभूषा, जी साहित्य और जो भी मतलब धरोहर होती है वो संस्कृति होती है। दुनिया में अगर हर जगह समान सिविल कोड है और वहाँ मुस्लिम पूरी दुनिया के हर देशों में रहते हैं, तो जी अगर उन्हें वहाँ दिक्कत नहीं है उन्हें बिल्कुल मानने में, तो फिर भारत में क्यों है? अच्छा, जब बाबा साहेब ने ये अलग अलग ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे, तो उस वक्त क्या था कि अपना सामाजिक ढांचा बिल्कुल अलग था। उस वक्त मतलब रूढ़ि चुस्तता बहुत थी, तो हम एकदम से बदलाव नहीं कर सकते।
इसलिए उन्होंने शुरुआत में मान्यता कि भाई धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ जाए, इसीलिए उन्होंने धर्म आधारित क्लॉजेस डाले थे। अब अगर हम ये समान सिविल कोड लागू एक्चुअली बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ताकि मेन स्ट्रीम में सब लोग आ जाते हैं। ये बहुत देर से हो रहा है, लेकिन कम से कम होना तो चाहिए। अब इससे जी ज्यादा और देर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो सारे संप्रदाय है, इससे क्या होता है कि वोट बैंक आधारित राजनीति बनती है, अब उसकी जरूरत नहीं है। और ये धर्म के ठेकेदार हो हल्ला मचाते हैं, तो जी उनको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर महिलाओं को उत्तराधिकार मिलता है पिता की जायदाद में, तो उनको क्यों दिक्कत है। अगर बिल्कुल तलाक मुश्किल हो जाते हैं, जो मतलब महिलाओं के लिए खासकर, उसमें बहुत और सिर्फ मुस्लिम धर्मों में नहीं, देखे अगर पारसी का देखे तो उसमें भी ऐसा है कि भाई पारसी जो स्त्री है वो अगर शादी करती है तो उसके साथ ही वो पारसी नहीं रहती है, उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो ये जो लॉ आएगा वो सारे धर्मों के लिए आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा हो हल्ला मुस्लिम संप्रदाय के धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं। अच्छा, हम देखें अगर ईसाई स्त्री है तो जी वो की चरित्रहीनता के आधार पर तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि उनके इसमें चरित्रहीनता कोई तलाक का मुद्दा नहीं है। तो इस तरह से औरतें अन्याय झेलती है। तो ये संप्रदाय मतलब सिर्फ एक नहीं है, लेकिन हम महिला वर्ग के हित में जरूर रहेगा। अब हम अगर देखें तो जी कानूनन अड़चने इस तरह से आती है जब खासकर अंतर धर्मीय शादी होती है। अब देखिए, जन्म से जो धर्म है उसे मानने का हक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। बिल्कुल अब शादी अगर धर्म अंतर धर्म होती है तो हमारा जो सामाजिक ढांचा है तो वो ये कहता है कि शादी के बाद पति का जो धर्म है या समाज है वो पत्नी का भी कहलाएगा। लेकिन पत्नी अगर वो ना करना चाहे तो उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती, और इसीलिए ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जैसे बिल्कुल पारसियों में भी ये है कि अगर वो शादी के मतलब किसी और हिंदू में या मुस्लिम में वो शादी करती है पारसी लेडी, तो उसके बाद वो या उसके बच्चे पारसी धर्म नहीं अपना सकते, जबकि अपने हिंदुओं में ये अधिकार दिया गया है। तो फिर ये सारी जो दिक्कतें होती है तो ये उससे कोर्ट के केसेस भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंतरधर्मीय में उसका जब किया जाए या शादी के बाद का, तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है ये खत्म हो सकते हैं। और हम देखेंगे कि जैसे हिंदू कुरिवाज थे अपने, तो वो जी जब हिंदू प्रथा कानून के हथियार से बंद की गई, बाल विवाह बंद किए गए, बहु विवाह बंद किए गए, जी तो अगर ये नीतियां मुस्लिम संप्रदाय में है और उसको कानून से हम बंद करना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है। क्योंकि सामाजिक उत्थान के लिए जो बहुत मतलब दकियानुसी रिवाज है जी उन्हें अब मिटा देना बहुत जरूरी है। समय के बिल्कुल साथ चलना होता है, तो कई चीजें, कई रिवाज, कई कानून जी वो ऐसे हो जाते हैं कि जिनका कोई औचित्य नहीं रहता है इस समय जी के इस जमाने के साथ, तो उन्हें भी खारिज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये इस तरफ से ये जो पहल की गई है तो वो बहुत अच्छी है, बशर्ते कि इसे सिर्फ चर्चा या बहस का मुद्दा ना बनाया जाए, जी सही मायनों में इस पर काम हो। बहस और चर्चाएं सालों से हो रही है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और महिलाओं का बहुत, अब जैसे मैंने ये डिबेट का डाला था तो कई दूसरे धर्म की लेडीज के मुझ पे मैसेज आ गए कि आप हमारे और से भी आप बोलो कि हम चाहते हैं। तो दूसरे जी धर्म की और महिलाएं चाहती है कि ये आए और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो खत्म बिल्कुल हो। जी जलपत। जी आपकी और सोनल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर आर्टिकल 4 की अगर हम बात करते हैं, उसके अनुसार समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। अगर देखा जाए जलपा, तो ये कब से डिमांड कर रहे हैं जी और ये होना ही चाहिए। जब भी बार बार बातें उठती है लोगों में, इसमें क्या होता है जलपा की पॉलिटिकली ये सब चीजें होती है। अगर शायद कांग्रेस भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करे या ना करे, पर अभी वो विपक्ष में है तो उसका थोड़ा थोड़ा बहुत विरोध बनता है करना। ये पॉलिटिकली ये सब दाव पे चलेंगे, पर बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिमांड कब से है। और उन्होंने जो जी कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने
निकुल भाई ने बड़े बताया अच्छी तरह से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बनाया था तो बैरक में उसका उल्लेख है और ये सही बात है। और अगर अगर इनको सिविल कोड आता है तो जलपा बहुत बीइंग एडवोकेट मैं बोलूंगी कि बहुत सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे और महिलाओं की, सारी महिलाओं की, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी बात करेंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल महिलाओं की कोई जात नहीं होती, ना कोई उनका धर्म होता है, महिलाओं की एक ही जात होती है, वो स्त्री होती है। सबसे पहली बात मेरी ये जी है। तो अगर स्त्रियों के लिए फायदा होता है वो पक्का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हर किसी के लिए, इवन पुरुषों को भी फायदा होगा क्योंकि जी उनको भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स आते हैं। और जैसे कि 370 हुआ तो उसके बाद उस टाइम की जो स्थिति थी वो अलग थी। और वो जब लागू हुआ उसके बाद अभी एक और इश्यू भी है जलपा, अगर देखा जाए तो जी अगर आप कश्मीरी से शादी करते हो तो आपका कश्मीर की वो सिटीजनशिप नहीं मिलता था। तो वो मतलब ये सब चीजें थी। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो वहां तक ये सब चीजें जाएगी कि सबको, अभी तो 370 लग गई, सब जगह पे इक्वल हो गया है, जी पर ये पहले ये मामला भी था। मतलब ये काफी समय से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे सबकी डिमांड थी, बीजेपी ने इनिशिएटिव लिया है, ये काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि कांग्रेस ने बाकायदा सारे जितनी भी जी पॉलिटिकल पार्टी है वो सारे सपोर्ट करें। अगर देश के उज्जवल भविष्य के तौर पे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कब तक, जी और जैसा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अगर देखा जाए कि अडॉप्शन की बात करें, ये नहीं कर सकता, पारसी लॉ में, हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में, जितना ये ज्योति जी ने पूरा सब कुछ डिटेल में समझा दिया है, वही वही सिचुएशन हम रोज फेस करते हैं। क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है, स्पेशल मैरिज एक्ट के लगेगा डिवोर्स चाहिए तो। अगर हिंदू मैरिज लॉ डिफरेंट है, पारसी लॉ में ये है, क्रिश्चियन में, इवन बकायदा यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है ट्रिपल तलाक के इवन लॉ के बाद भी। अगर जलका हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि तीन जी हजार से ज्यादा तलाक हुए हैं। मतलब ये सब चीजें चलती है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल में करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो हमें उसका फायदा होगा और सबको जी फायदा होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है। बिल्कुल आपकी और प्रशांत जी यहाँ पर आना चाहूंगी। भारत एक देश है, सभी नागरिक समान है, ये हम कहते तो आ रहे थे, लेकिन अब जब कानून लाने की बात आ रही है तो कहीं इनकार क्यों, और कहीं क्यों ये मुद्दा राजनीति के तहत निवेदनबाजी में इसको कहीं ना कहीं गैर रूप दिया जा रहा है। हम छोटे हैं तब से एक प्लेज पढ़ी जाती है, भारत हमारा देश है, सभी भारतीय हमारे भाई बहन हैं। जी पहले तो हम 140 करोड़ ये करते हैं कि हम सबको भारतीय बोलते हैं। अगर ये भारत है और एक ही धर्म का, मतलब जैसे हिंदू राष्ट्र ही है, तो फिर जो भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब वही रहता है पहली बात। ये लाना चाहिए, इम्पोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पूरे देश में 2 मिनट। हम सब वो जानते हैं कि मोदी साहब और अमित शाह साहब का ही ये है कि अगर उनको इम्पोज करना है तो कभी भी आ सकती है। फिर हम चर्चा करें ना करें, जरूरी है नहीं है, लाने से इम्प्लीकेशन आएंगे नहीं आएंगे, वो सब उनको पता ही है। वो दोनों अगर उन्होंने सोच के रखा है कि ये तारीख को लाना है, तारीख को आने ही वाला है, फिर यह जी हम सब की ये चर्चा कई मायने रखती नहीं है, पहली बात। हाँ, अभी उसके लिए उनकी ये मतलब रेडी नहीं, क्योंकि हम देखिए जब से हमारा भारत का संविधान बना है, जब से जी देश आजाद हुआ है, हमने सेक्युलर देश एक घोषित कर दिया कि भारत एक सेक्युलर देश, बिन सांप्रदायिक जिसको हम बोलते हैं। तो जी बिन सांप्रदायिक है, हर एक धर्म को अपना अपना एक मतलब राइट्स रहता है और अकॉर्डिंगली हमने संविधान बनाया है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से कहीं रिलीजियस एक्ट को भी कहीं डिविएशन आता है या कहीं अफेक्ट होता है, तो वो सब हमारे ध्यान में है, लीगलिटी भी ध्यान में है, संविधान भी ध्यान में है, पॉलिटिकल विल भी ध्यान में है। जी जरूरी है, क्योंकि अगर एक घर में एक छत के नीचे रहते हो, सबके लिए कानून कायदे कानून एक ही होने चाहिए। तो हमारी एक ही छत है भारत नाम की, और भारत क्या है तो वो सबको पता है कि उसकी वो अम्ब्रेला है, छत है लेकिन वो अम्ब्रेला बन चुकी है, और अम्ब्रेला के नीचे काफी सारे धर्मों को हमने एक्सेप्ट किया गया है। तो जो धर्म एक्सेप्ट किए गए उनको राइट्स दिया गया है, अभी वो राइट्स को पूरा डिमोलिश कर देना है। तो ये पूरा एक पिरामिड पे ऊपर एपेक्स से बनना चाहिए। थियरी बहुत अच्छी है, मेरे सभी भाइयों ने बहनों ने थियरी समझा दी, यहाँ इम्प्लीकेशन, यहाँ अफेक्ट, ये जरूरी ये नहीं जरूरी, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात है आज की तारीख में। अगर मतलब ये इम्प्लीमेंट करना है तो किसी को 130 करोड़ में किसी को पूछना ही नहीं है, 2 लोगों को पूछना है, बाकी 129 करोड़ 99,99,998 जो भी आते हैं उनको बोलने की या सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आना है तो आने वाला ही है, वो अगर सोचा है तो, अगर नहीं सोचा है। और सीरियस जी नोट पे ये सब सर्वे के फॉर्म में अगर जाता है कि लोगों पर को डर पूछा प्रशांत जाए, जी वहां पर लगता है कि फिर ऐसा ना हो कि हम समझा नहीं पाए।
नहीं, समझा पाने वाली बात ही नहीं, ये वन वे कम्युनिकेशन है। आप बोलते जाओ, हम सुनेंगे, अगर जरूरी लगा, हमने हमारी माइंडसेट में क्या है, हमने सोच लिया लगाना ही है तो बाकी आप सब जीरो हो, हमने सोचा नहीं लगाना तो बाकी आप पॉजिटिव चर्चा करो। हम सब यहाँ चर्चा करें कि लगाना ही चाहिए, जरूरी है, हमारे देश में ये होगा, ये इंटरकास्ट में ये प्रॉब्लम होती है, मुस्लिम लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, हिंदू लड़कियों को प्रॉब्लम, जी, हम क्रिश्चियन तो में ये लोगों प्रॉब्लम को होता है। समझाने के अगर लिए हम लोग चर्चा बोलेंगे कर नहीं होना चाहिए, बट उन्होंने सोचा है होना चाहिए तो होगा, अगर उन्होंने सोचा है नहीं होना चाहिए और हम बोलेंगे होना चाहिए फिर भी नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात। अभी इंडिविजुअली में आ जाता हूं तो डेफिनेटली काफी सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। आज ये धर्मांतरण वाला जो मुद्दा हो रहा है, किसी को फोर्सफुली ये रिलीजियन चेंज के लिए बोला जाता है, ये सब ये इसका नतीजा है। अगर एक छत के नीचे सब आ गए तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर उससे पहले सबसे पहले आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, और वही उनका आगे जाके वही मतलब उनकी इच्छा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पॉलिसी, वन नेशन वन एक्ट, ये सब है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वही है, वन नेशन वन पॉलिसी। तो ये ऊपर से बिल के ऊपर आएगा। दूसरी बात, कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले संविधान भी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, हमने 543 एमपी चुन के भेजे हैं, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सर्वदलीय डिस्कशन होना चाहिए, और इसके इम्प्लीकेशन क्या आएंगे वो एमपी भी नीचे उनकी कंस्टिट्यूएंसी में सबको मिलकर चर्चा करे। तो ये चर्चा का विषय है, चर्चा खुले दिल से होनी चाहिए, वो कहीं नहीं होती है। तो हम ये चर्चा जो यहाँ करते हैं, टीवी डिबेट्स की चर्चा को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि लोग उनके फीडबैक देते हैं और जनता भी उनको वो समझती है और अकॉर्डिंगली बिहेव करने के लिए सरकार के प्रति ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी राय रखती है। बट उनकी राय की क्या वैल्यू है वो अभी तो एक ही वे से जाना जाता है। बट डेफिनेटली मैं भी उनके फेवर में हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक छत के नीचे रहते हैं। तो ये छत के नीचे हम जो भी आते हैं उन सबका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला के हिसाब से हम सबको चलना चाहिए। बिल्कुल, आपकी और उर्विजी आना चाहूंगी। अगर काफी लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मतलब, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं आता कि कुछ खान पान आपका बदल जाएगा, या पूजा या इबादत में कुछ अलग हो जाएगा, या वेशभूषा कुछ अलग हो जाएगी। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो मुद्दे से भटका रहे हैं। जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो भी चर्चा हो रही है वो एक जनमानस को तैयार करने की एक प्रक्रिया है। जैसे अभी प्रशांत जी ने बताया कि अगर एक कानून ही पास करना है तो बहुमत के आधार पे कोई भी पार्टी जो भी है सत्ता में वो कर सकती है, लेकिन उसका जनमानस में स्वीकृति कैसी होती है वो सबसे महत्व की बात है। तो इसके लिए हमने काफी सालों से ये चर्चा की हुई है, विशेषज्ञों से की हुई है, धर्म के लीडर्स के साथ की हुई है, राजनीतिक दलों से की हुई है, और लीगल फ्रेटर्निटी से की हुई है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुस्तान में जो थी अब तक वो ये थी कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, और ये असमानताएं के पीछे एक रूट कॉज था, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड न होने की बात। तो आज हम ये मुद्दे पे, आज हम 5 पैनलिस्ट, मेरे फेलो पैनलिस्ट है, लर्नेड पैनलिस्ट है, इन्होंने बताया कि ये अच्छी बात, ये आवकार्य है। अभी गाणितिक रूप से भी हम देखें तो बहुत सीधा साधा इम्प्लीकेशन है इसका, कि महिलाओं के लिए आप देखें तो 49 to 50% of the women are suffering due to lack of this law in this country। क्योंकि आप देखो, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये चारों जो है वो महिलाओं को ज्यादा वो दिक्कतें पैदा करने वाली बातें हैं। अभी इम्प्लीकेशंस, जुडिशियल इम्प्लीकेशंस आप देखो तो कोर्ट में जो पेंडेंसी है तो उसमें इसकी वजह से कितनी पेंडेंसी है इसका भी आप स्टडी करो तो ऑब्जर्वेशंस हुए हैं उसके भी, तो काफी पेंडेंसी इनकी वजह से है। तो जैसे मैडम सोनल जोशी जी ने बताया कि काफी कॉम्प्लिकेशंस हम ओवरकम कर सकते हैं, काफी क्लैरिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे निकुल भाई ने बताया कि हम इनका स्वागत करते हैं, इनकी चर्चा हो ऐसा अनुरोध करते हैं। तो हम भी मानते हैं कि चर्चा हो, चर्चा में हेल्दी पार्टिसिपेशन हो, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट जो हो जितने हो सके वो कम हो,
और उसके लिए भी एक व्यवस्था निर्माण की जाए कि उनको भी अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करने के लिए सक्षम लोग आगे आए। जी बिल्कुल, आपकी और निकुल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। ऐसे तो अगर हम एक्ट 44 की बात करते हैं जिसके तहत राज्य भी ये लागू कर सकता है और अगर राष्ट्र चाहे यानी कि देशव्यापी भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि केंद्र सरकार शायद इसे पारित करना चाहे तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? मैंने मेरे आगे के वक्तव्य में भी बताया कि कांग्रेस का स्टैंड तो आजादी के समय से जब संविधान में लागू किया तब से है और जिस तरह इसको लागू करना चाहिए तो सामाजिक व्यवस्था की जो बात है, जैसे धीरे धीरे एक मैच्योरिटी और तब जा रहे हैं और जब भी कांग्रेस को लगा कि किसी की सुरक्षा के लिए कोई कायदा बनाना है तो कांग्रेस ने हमेशा अपने लोकसभा में पारित करके एक्ट के रूप में उसको लाया है और वो हमेशा लोगों की, महिलाओं की या कोई भी हो उसकी सुरक्षा के लिए बनाया है। बराबर है। तो आने वाले दिनों में अगर देश के अंदर अगर नागरिकों की जरूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए तो डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ेगी। पर मैं जैसे बोल रहा हूं कि कई एक्ट जो होते हैं उसको चर्चा होना, जो भी रिपरकेशन है कैसे होगा, क्या होगा, उसका सामाजिक व्यवस्था पे क्या असर होगा। जैसे आप देखो कि एक समय में डाउरी का बहुत बड़ा प्रश्न था तो डाउरी एक्ट लाए तो उस हिसाब से महिलाओं की एक सुरक्षा बढ़ी। शादी की बात करते हैं तो आज हमारे हिंदू धर्म या कोई भी धर्म है उसके अंदर इतने सारे रिलीजियस वो बात है कि वो एक 24 गांव के पाटीदार होते हैं, एक 48 गांव के पाटीदार होते हैं, फिर उनके अंदर भी शादी नहीं होती है। 84 गांव वाले बोलते हैं कि हमारी लड़की की लेन देन नहीं होती है। पर ये सब जो पर्सनल लॉज जिसको बोलते हैं, अगर वो सब जो लोग हैं वो सामाजिक व्यवस्था को अच्छी तरह समझ ले और बोले कि हर एक नागरिक के लिए जो कायदे हैं वो समान है और जब भी वो उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो सभी के लिए समान है, ऐसा सोच जब हम लोगों के अंदर प्रस्थापित कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टैब्लिश करने में कोई तकलीफ होगी। आज के दिन में भी देखो कि जब ऊना के अंदर कोई दलित को मारा जाता है तो वहां पे जो सरकार का एक्ट होता है वो अलग होता है। जब भी कोई एक वो घोड़े पे बैठता है दलित तो उसके लिए वो वहां के लोग जो है वो आगे बढ़ के उसको मारते हैं, पीटते हैं। जब भी कोई आज भी देखो कुछ आत्महत्या हुई उसमें डाउरी का कोई प्रश्न आया है, अभी अहमदाबाद या उसी का मैं टीवी पे आज ही देख रहा था शायद। तो ये सब जो परिस्थिति है, जब तक सामाजिक व्यवस्था दृढ़ नहीं होगी, लोगों की समझ दृढ़ नहीं होगी, लोग मैच्योर नहीं बनेंगे, जितने भी कायदे बना लो, मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा हो पाएगा। हमें सबसे पहले इसका लोगों के अंदर एक विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन जैसे हमारे राजकीय विश्लेषक ने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो हम कितने सक्षम हैं उस पे हमको ज्यादा काम करना है, ऐसा मेरा मानना है। जलपा जी, कांग्रेस हमेशा सपोर्ट करेगा अगर कोई भी देश के हित में होगा, वो आज तक हम करते आए हैं और करते रहेंगे। मेरी माननीय पैनलिस्ट से विनती है कि हम लोग हमेशा देश हित में, लोक हित में काम कर रहे हैं। कभी भी हमने किसी के डिवीजन नहीं किया है, हम हमेशा लोगों के हित में काम किया है। जी, आपकी और ज्योति जी यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे निकुल जी बता रहे हैं, ये जरूरी भी है कि हर एक राजकीय दल जो है वो इसको समझे और सब एकजुट हो, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं विरोध से या आक्षेपबाजी से नहीं होगा, लेकिन साथ में मिलकर ये फैसला आए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो फिर अगर कुछ राज्यों में है कुछ में नहीं है तो फिर वही मुश्किलें, फिर वही कोर्ट केस, फिर वही उन्हीं मुद्दों पर फिर चुनाव भी लड़े जाएंगे। जी, बात यह है कि देखिए, जब भी मतलब संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो यही होती है कि जब भी कोई नया कायदा लाया जाए तो उस पर चर्चा हो, जनता के साथ भी, विपक्षों के साथ भी, और उसके बाद उसका मुसद्दा तैयार किया जाए और उसकी स्वीकृति तय की जाए। हाँ, ये भी जरूर है कि जब भी ऐसी चर्चाएं होती है, कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग अपोज में होते हैं, तो उनकी परसेंटेज भी निकालनी जरूरी होती है। और अगर उनका अपोज है तो वो उनके रीजनिंग्स भी देखने पड़ते हैं कि भाई कारण क्या है और कारण कितने वैलिड है।
अगर मतलब सिर्फ उनकी दुकानें बंद हो जाए इसी वजह से अगर वो विरोध करते हैं तो फिर वो विरोध कोई मायने भी नहीं रखता है, ये भी हकीकत है। अब अगर हम देखें तो मुस्लिम समाज इतना पिछड़ा हुआ क्यों रह गया, तो ऐसे धार्मिक ठेकेदारों की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना सिकंजा कस के रखा हुआ है कि वो उनको मतलब साइंस की बेस पे आगे बढ़ नहीं दे रहे हैं। उनको अभी तक वो वाक्यानुसी पढ़ाई की जाती है जिनमें कहीं कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता है। और जो भी विद्वान हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा समाज बेकार है, कई विद्वान भी है मुस्लिम, और जो भी विद्वान है उन्होंने ही इन धार्मिक ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाई है, ये भी बहुत समझने वाली बात है। जी दूसरी बात ये है कि अब अगर ये धार्मिक ठेकेदार विरोध करते हैं तो कांग्रेस या सपा या जो भी मतलब मुस्लिम फेवर करने वाली पार्टीज हैं, तो वो कब तक उनको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि हम पहले भी देख મેડમ, चुके हैं ભારતીય જનતા शाहबानो પાર્ટી केस। મુસ્લિમને ફેવર નથી કરતી, એનો મતલબ તમે આવી રીતના સ્પષ્ટ ના કહો. ભારતીય જનતા પાર્ટી મુસ્લિમોને ફેવર નથી કરતી. હજની જે ફ્રી ટિકિટ છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી નથી આપી રહી. એટલે આ જે શબ્દ છે ને, મેમ, હું વિનંતી કરીશ કે આ વસ્તુ જોડવાનું બંધ કરો. निकुल जी, आपको कुछ बोलना है? सर, વિનંતી બેન, शाहबानो વિનંતી, બે केस હાથ में तो જોડીને, अब બે હાથ निकुल जी, જોડીને. आपको कुछ बोलना है? અમે आप બધા માટે की ओर છે में બેન. आऊंगी। કોણે ફેરવી કાઢ્યું તું બધું? એ કોંગ્રેસ હતી અને એ વખત સાચો હતો, મહિલાના સપોર્ટમાં હતો, પણ ધાર્મિક ઠેકેદારોના દબાણમાં આવી ગયા હતા, બરાબર છે? એટલે ત્યાં દબાણ ના આવી જાય એ બહુ જોવાની વસ્તુ છે, કારણ કે જનરલી કોંગ્રેસની ખાસિયત હોય છે કે જ્યારે આવું કંઈ થાય તો ધાર્મિક દબાણમાં આવી જાય છે, અને અમુક વખત પછી જ્યારે કડક નિર્ણય લેવો હોય તો પછી બધાને અવગણના પણ કરવી પડે, કારણ કે પછી સર્વહિત જોવાનું હોય આમાં, પછી દબાણમાં ના આવવાનું હોય। બીજી વસ્તુ એ આમાં હું હજી એક કે મુદ્દો હવે બેન, ठीक है, आपको चर्चा करनी पड़े રબારી पर સમાજના हिंदी દબાણમાં शब्द આવીને का હમણાં प्रयोग કાયદો, होगा तो ગૌ ज्यादा માતાનો बेहतर। કાયદો પાછો નહીં ખેંચ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ. हिंदी शब्द का प्रयोग होगा तो એમાં ज्यादा એક अच्छा વસ્તુ होगा। છે हमारे साथ वो ऑडियंस भी जुड़ी हुई है जो हिंदी समझती है, शायद वो गुजराती नहीं जानते। यानी वो जो भी दबाव में वो तो आपके निर्णय लिए जाते हैं या बदले जाते हैं, वो दोनों चीजें गलत है। या तो आप पहले डिस्कस करो ताकि ये दबाव आए, ये नौबती ना बने, और दबाव आने के बाद भी मैं पहले ही कह रही हूँ कि कुछ लोग अपोज करेंगे। अपोज के कारण क्या है, विरोध करने के कारण क्या है, और उनकी वैलिडिटी कितनी है, ये जरूर देखना पड़ेगा। उसके बाद तय किया जाता है कि ये मतलब वापस लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये बात है मेरी। दूसरी बात ये है कि हम अगर देखें तो अगर यहाँ पे, क्योंकि देखिए इतना तो पक्का है कि ना ईसाई इतना विरोध करेंगे ना पारसी इतना विरोध करेंगे जितने मुस्लिम लोग करेंगे। मैं एंटी मुस्लिम नहीं हुई, मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि बहुत अच्छे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, लेकिन जब बात आती है एक जनरल जन समूह की, तो वहां की मैं बात बता रही हूँ। जब मुस्लिम राष्ट्र अगर कोई उदारवादी निर्णय मतलब कानून बनाते हैं, और कई सारे हैं जहां मतलब इवन अपने पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत सारे ये बहुपत्नीत्व वगैरह सब खत्म कर दिया है, तब वो लोग उदारवादी हो जाते हैं। और जब यहाँ पे वो बात की जाती है तो उसको पूरा हिंदुत्व का रंग दिया जाता है। यही मैं कह रही हूँ कि यहाँ यही समझने की जरूरत है कि यहाँ ये हिंदू मुस्लिम के उस पे लेने की जरूरत नहीं है। समाज जो अलग है, पारसी भी आ गए, ईसाई भी आ गए और मुस्लिम भी आ गए, उनकी महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो दूर करने वाली बात है। क्योंकि इसमें सबसे क्योंकि ये जो पर्सनल लॉ है वो वैवाहिक जीवन उसके मतलब निर्णय को करते हैं कि भाई विवाह का अगर तलाक होता है या बहुपत्नीत्व है तो या उसके स्त्री का उत्तराधिकार, तो फिर यहाँ पे सब जगह भुगतने वाला वर्ग महिला वर्ग है। तो ये वाली बात है कि उनको अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये जरूरी है कि कोई भी राजनीतिक पक्ष किसी दबाव में नहीं आए, क्योंकि ये धार्मिक ठेकेदार अपोज जरूर करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस वक्त मजबूती से साथ कौन कौन से पक्ष खड़े रहते हैं ये देखने वाली बात है। तो अगर मतलब जमाने के साथ चलना है और समाज का उत्थान करना है तो फिर इन सब बातों से बाहर आना ही पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में आना ही पड़ेगा।
जब तक उत्थान नहीं होगा, और ये बात सिर्फ मैं नहीं, सारे मुस्लिम विद्वान भी कह रहे हैं, तो फिर उनकी बातों को फिर वो फतवे किए जाते हैं, उनके विरुद्ध एक्शंस लिए जाते हैं सामाजिक। और देखिए सामाजिक कुरीतियां गलती है, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे मुस्लिम में हो। अभी भी जैसे आपने जिक्र किया कि भाई सामाजिक कुरीतियां हैं, दलितों को उनके अधिकार नहीं मिलते, सही बात है आपकी, लेकिन इसके लिए देखिए कानून अगर बनता है तो कम से कम कोई कोर्ट में तो जा सकता है। अगर कानून ही नहीं बना तो वो जाएगा कहाँ? अगर उसके साथ अन्याय होता है तो उसको कानूनी संरक्षण तो प्राप्त होना चाहिए कम से कम। तो इसलिए कानून की जरूरत होती है। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होना है या समाज में उस कानून की स्वीकृति कहाँ तक पहुंचती है, तो ये सामाजिक जागृति लाने वाली बातें हैं। तो इसके लिए सोशल वर्कर्स काम करेंगे कि भाई आप जागृति लाओ समाज में, और उनको उनके अधिकारों से अवगत कराओ, और अगर किसी को अन्याय हो रहा है तो उनको कोर्ट तक या पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने का काम सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं। तो ये सारा ढांचा इस तरह से चलता है। लेकिन अगर कानून ही नहीं होगा तो वो अन्याय होगा, तो कहाँ जाएंगे वो महिलाएं, कहाँ जाएंगी? तो ये इसलिए कानून जरूरी है। जी जलपा जी, आपकी और भी सोनल जी आना चाहूंगी। वैसे तो अगर अभी तक की बात करें तो कई बार ये देखा गया कि कुछ मतभेद, यानी कि कानून क्या कहता है, अगर हम जनरल लॉ की बात करें या तो फिर अगर धार्मिक अगर कोई मुद्दे की बात कर ले, तो हो सकता है कुछ विपरीत चीजें सामने आती है, जिसकी वजह से काफी कोर्ट केसेस आज भी पेंडिंग है। मुझे लगता है अगर ये कोड आ जाता है तो कहीं ना कहीं उन सबके फैसले भी इजी हो जाएंगे। जी जलपा, यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो पॉजिटिव हो रही है। मैं ये नहीं चाहूंगी कि उसको अननेसेसरी कुछ मोड़ दिया जाए। बेसिकली प्रशांत जी ने जो बात की है, मैं भी बहुत अच्छी तरह, मेरे भी भाई है, उन्होंने बोला 2 लोग चाहे तो आता है, तो मैं उनसे खिलाफ हूँ। इस तरह की टिप्पणी करना किसी के लिए वो भी ठीक नहीं है। अगर वो चाहते हैं, अगर 370 की बात करें तो वो बहुत बड़ी बात है, और वो बार बार बोलेंगे, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वो करने के लिए जिगरा चाहिए, और जो किया है। पर ऐसा एक डिबेट में कहना कि 2 लोग चाहते हैं वैसे ही होता है, तो वो गलत है। उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन होती है हर चीज के लिए। ट्रिपल तलाक जैसा भी जो मुद्दा था उसको भी लाया गया है। और जो निकुल भाई मुस्लिम को पसंद नहीं करती, नहीं, भाजपा ने मुस्लिम को भी बहुत अच्छी तरह अपना है, काफी नेता भी हैं, और ये भी बोलेंगे कि अगर गुजरात की बात करें तो काफी टाइम से दंगे नहीं हो रहे जलपा। उसका कारण यही है कि एजुकेशन बढ़ा है। मैं भी आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट एज वेल, मैं भी वकील के साथ साथ हूँ, और मैं भी मुस्लिम संप्रदाय में काफी काम करती हूँ, और वहाँ की बच्चियां बहुत ही एजुकेटेड हो रही है अभी, और काफी उनमें भी विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। और हमें ये समाज में अभी एक, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है जलपा, उसके बाद ये भी अगर सिविल कोड की तरह एक और लॉ लाया जाए कि ऐसा हो कि जो पक्ष पर्टिकुलर समाज को पकड़ के चलते हैं उनको टिकट ना दिया जाए। वो भी बहुत, ये बिकॉज ये यही होता है कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है उनको टिकट मिलता है, जिसकी संख्या कम होती है उनको टिकट नहीं मिलता। तो ये भी गलत है, इसमें भी चेंजेस चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं चाहते हैं कि पैसे की वजह से उनके जिनके पास बौद्धिक क्षमता है उनको टिकट ना देते हुए सिर्फ पैसों को और पावर को इम्पोर्टेंस देके अगर उनको टिकट देते हैं, तो उसमें भी और चेंजेस आएगा जलपा, ये पक्का है। क्योंकि अब जो लोग हैं हो गए, आजकल की जो जनता है वो एकदम पहले की तरह नहीं है कि बोल दिया कि बटन दबा के आ जाओ, वो नहीं। नाउ पीपल आर वेरी एजुकेटेड, दे अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चलता है क्या नहीं चलता। आज का जो छोटा बच्चा, इवन सब्जी वाली औरत है ना, वो भी इंटरनेट यूज करती है, और हर जगह पे हर चीजों में उनको मालूम पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उसी तरह से अगर एजुकेटेड लोग आएंगे राजनीति में तो उससे फायदा हम लोगों को होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, कितने केसेस पेंडिंग है, कितनी तकलीफ होती है मुस्लिम लड़कियों को होती है। इवन मुस्लिम जो हिंदू लड़की होगी उससे शादी की है मुस्लिम लड़के से, उनके भी डिवोर्स होते हैं, तो स्पेशल एक्ट के तरह डिवोर्स फाइल करना होता है सेक्शन 24 के तहत। ये सब चीजें समझने में, अंडरस्टैंड करने में पैनिक होते हैं। इवन सेपरेशन के लिए अलग अलग चीजें है, कितना सेपरेशन होना चाहिए अगर स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो ये सब चीजों में काफी फायदा होगा और जल्दी से जल्दी नतीजा है। लोगों की लाइफ बिल्कुल खराब हो रही है, खास करके अगर ये देखा जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज्यादातर जरूरी है फैमिली लॉ, यहाँ पे लोग मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्योंकि जब भी डिवोर्स लेना, साथ में नहीं रह सकते, बच्चों को कस्टडी को लेके हो गया,
कुछ भी लेके अडॉप्शन की बात होगी, काफी चीजें हैं जिसमें प्रॉब्लम फेस करनी होती। इन सब चीजों में अगर एक ही सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है तो कंफर्टेबल रहता है। दूसरा कि हर स्टेट के वाइज अलग होगा, हर चीज को देखनी पड़ती है लोगों को। सिंपल वन नेशन यूके में भी है, यूएसए में भी है, तो हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते अगर यहाँ पे आता है तो। और ये कब से बात चल रही है। अगर ट्रिपल तलाक की बात है, थोड़ा शोर बकोर होगा, वो होना ही है, पर बाद में सब ठीक हो जाएगा। अच्छे के लिए होता है, अच्छी चीजों के लिए होता है, तो सब वेलकम होता है। किसी की मंशा तो है ना जल्पा कुछ करने के लिए। अगर बात हो रही है कि अम्बेडकर जी बना के गए थे, ठीक है, तो अब तक क्यों नहीं हुआ, अब क्यों ये बीजेपी इनिशिएटिव ले रही, तो उनको भी तो कुछ क्रेडिट दो कि करने की मंशा तो है, लेके बैठे तो है, ट्राई तो कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट तो करो। हर चीज में बातें करना कि ये करने के लिए जिगरा चाहिए। 370 के लिए जो चीजें की हैं वो शायद जो जानते हैं लोकल ग्राउंड पे क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, लोगों ने क्या भुगता है, कहाँ से कैसी आजादी मिली थी, कहाँ किसने क्या क्या चीजें सहन की है, तब जाके ये चीजें मिली है। अच्छे में सपोर्ट करे, वही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे कोई फेवरिज्म नहीं हो रहा। निकुल भाई ने भी ओपनली बोला, बीइंग कांग्रेस प्रवक्ता खुद भी बोल रहे हैं कि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, पर अब तक के कांग्रेस ने नहीं किया, वो भी सच्ची बात है, ठीक है, वो भी क्लियर एंड कट। अगर वो चाहते हैं तो करते, करने के लिए मंशा चाहिए और इनमें मंशा है, वो इनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जी जल्दी जी बिल्कुल आपकी और प्रशांत जी यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि कुछ लोग अभी भी है जो कहीं ना कहीं समझते नहीं है, या फिर समझते तो है लेकिन जैसे कि ज्योति जी ने भी कहा कि उनकी दुकान बंद ना हो जाए, इसीलिए हमेशा मुद्दों को भटकाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी अब कुछ लोग ये फैलाने लगे हैं कि नहीं, इससे हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाए। इन सब चीज़ों और ये बहकावों में से तो लोगों को सबसे पहले तो दूर होना होगा, चाहे वो कोई भी धर्म के हो। देखिए, इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ और इतने मतलब जो हम बोल रहे हैं बिन सांप्रदायिक और सबको एक एक राइट्स जो दिया गया है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी को इम्पैक्ट होती है, किसी को ही एक क्लस्टर को, कोई एक कैटेगरी को, कोई एक क्लस्टर को, कोई एक कम्युनिटी को ही अफेक्ट होती है। कुछ चीजें होती है जो मास को अफेक्ट होती है। तो जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जितना अगर इम्पोर्टेंट है, मैं सबके साथ मैंने बोला ना, मैं एग्री तो कर रहा हूँ कि अगर हम एक छत के नीचे रह रहे हैं तो सबको एक ही कायदे के दायरे में रहना है। तो और इसके पेन एरिया भी काफी है, जो क्योंकि सेपरेट कोर्ट चलानी पड़ती है, सेपरेट केस चलाने पड़ते हैं, सेपरेट जज अपॉइंट करते हैं, वो लोग सेपरेट स्टडी करते हैं, क्योंकि उनको उनके केस के लिए उनके पूरे धर्म रिलीजन के अंदर जाना पड़ता है, और रिलीजन का भी एक सेपरेट यहाँ पर संविधान बना हुआ है। तो ये सब हमने पूरा एक अम्ब्रेला बना के रखा है। अभी आज की तारीख में जो भी करना है सबको ध्यान में रख के करना है। तो जितना यूनिफॉर्म सिविल कोड रिक्वायर है उतना ही महंगाई, बेरोजगारी और बाकी भी जरूरी है। तो उसके ऊपर भी चर्चा हो, उसके ऊपर भी कंट्रोल कैसे लाया जाए, रिक्रूटमेंट कैसे लाएंगे, हमको सबको मतलब खुश रखना है, सबको सेटिस्फेक्शन देना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितनी चर्चा इसकी हो उतनी चर्चा बाकी की भी हो। सिर्फ किस चीज, काफी सारे चीजों को हाइड करने के लिए मैं यहाँ किसी का फेवर या किसी को अपोज करने नहीं बैठा हूँ। हम जानते हैं, हम तो ऊपर से एक ऐसे उससे आते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर। हम यहाँ कोई पार्टी के स्पोक पर्सन तो बैठे नहीं, ऐसे लेवल से आते हैं जिनकी मतलब एक न्यूट्रल वे से हमको कन्विंस करना है, न्यूट्रल वे से कन्वे भी करना है कन्विंस के साथ। तो वो जितना इंपॉर्टेंट ये है, जितना इसके ऊपर हम एक्शन लेना चाहते हैं उतना एक्शन बाकी चीजों पे भी नहीं आ रही है। और आज की तारीख का पेन मुझे तो वो पता चलता है, आने वाले 1 साल के लिए देश के लिए पेन एरिया क्या है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका रिजोल्यूशन कैसे लिया जाए, उसका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए, वो उसकी चर्चा होनी चाहिए। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ 2 ही चीज है कि अगर हम एक छत के नीचे रहते हैं, एक समान कायदा सबके लिए लागू होना, जिसकी बैकएंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में कॉम्प्लेक्स है, तो ये चलता आती एक प्रोसेस है। अभी वो प्रोसेस को आप सडन स्टॉप नहीं कर सकते हो, वो प्रोसेस को या उसके रूल्स को आप सडन कहीं ना कहीं ब्रेक मार के नया तो शुरू नहीं कर सकते हो। हाँ, नया करो तो एक माइग्रेशन पीरियड होता है, तो एक बफर पीरियड होता है। तो बफर पीरियड कैसे बनाना है, जैसे जीएसटी कल से लागू, नोटबंदी कल से लागू, ये सब एक्सपीरियंस करके बैठे हैं। और जो एकदम जो इम्पोज होता है उसकी रिपरकेशन और इम्प्लीकेशन आम जनता पे आती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी करो एक टाइम बफर टाइम लेके, माइग्रेशन टाइम को सोच के करो। हम यहाँ ऐसा नहीं है, देखो हम सब वही मैं बोल रहा हूँ कि एडवोकेट हमें से ज्यादा बताएंगे कि इसमें कितने आर्टिकल, कितने सेक्शन अफेक्ट होते हैं, उसका क्या
आर्टिकल 25 टू 25(8) जो मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर थोड़ा डेविएशन आएगा। मैं तो एडवोकेट नहीं हूँ, मुझे तो वो कायदा कानून भी पता नहीं है कौन से सेक्शन कौन सी ये, तो वो जिस एक सेक्शन हम बना के बैठे, जो आईपीसी सीआरपीसी हम बना के बैठे, उसके सेक्शन को आप कैसे फिर डिमोलिश करोगे, वो सब देखना पड़ता है। तो वो दायरों के बीच में रहने के, जैसे एजुकेशन पॉलिसी आपने बनाई, इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, वो बफर टाइम है। तो उसमें भी आप एक दिन डिसाइड करो कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से 1.5 साल बाद लागू करना है 2024 में, तो उसकी ये प्रोसेस रहेगी, स्टैंडर्डाइज मैनर पे प्रोसेस होती है। ये सब फॉलो करना भी इतना जरूरी है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपकी विल है, आपको करना है, तो आप किसी को पूछने वाले नहीं है, करने ही वाले हो। इसीलिए मेरे को ये वर्ड्स यूज करना पड़ता है कि आज 2 लोग करेंगे, सोचेंगे तो कर देंगे, क्योंकि उनको भी बाकी पता नहीं है ना कि नीचे क्या इंप्लीकेशन आती है। नोटबंदी में हमने देखा था कौन लाइन में खड़ा रहा, तो वो आप और हम जैसी जनता खड़ी रही, बाकी कोई नहीं खड़ा रहा। जीएसटी में इंप्लीकेशन आ गया तो आज की तारीख में भी व्यापारी लोग बोल रहे हैं, और कितने जीएसटी में हमको कितनी बार इसको काउंटर करना पड़ा था, कम से कम 40 से 45 बार उसको रिवाइज करना पड़ा, स्टडी करना पड़ा। आज की तारीख में भी उसमें क्लैरिटी नहीं है कि स्लैब ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नीचे लाना चाहिए, नहीं। अच्छी बात है, हो रहा है, लेकिन उसका प्रॉपर टाइम दो और सोच विचार के करो। ये भी कुछ भी चीज को इम्पोज मत करो, यही मेरा कहना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं तो भारतीय हूँ, मेरे पे जो लगता है वही मेरे बाजू में कोई बैठा मुस्लिम, क्रिश्चियन या कोई और दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में तो आज की तारीख में है ही, आई एम नॉट रॉन्ग। पोर्टुगीज वाला अभी भी आज की तारीख में कायदा वैसे ही चल रहा है, तो फिर उसको डिमोलिश आज तक क्यों नहीं किया गया है, उसको एक छत के नीचे क्यों नहीं लाया गया है? तो किसी को ये नहीं होता है। हम सबको अगर संविधान से फॉलो करना है, हम सबको एक राइट्स मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स जो मिला हुआ है, वो सबको ध्यान में रख के करना है, मुझे इतना पता है। जी, आपकी और उर्वी जी यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा वही है कि ये लो तो हम लेकर आएंगे उसकी स्पष्टता का, यानी कि एक मैसेज सही से जाए। जैसे हम अगर 3 कृषि कानूनों की बात करें तो वहाँ पर भी वही हुआ था कि हम समझा नहीं पाए, यानी इस वक्त ये बार लगता है पहले समझाना पड़ेगा सभी को, क्योंकि ये तो पूरे देश का सवाल है, सिर्फ फार्मर को ही वो तो लागू होता था, यहाँ पर तो हर एक पर्सन इससे इफेक्ट होगा। यानी सिर्फ लोगों को समझाना है, लाना तो है लेकिन स्पष्टता के साथ, ताकि ये जो लोग गलत मैसेज फैला रहे हैं कि इससे कुछ शायद वेशभूषा में परिवर्तन आ जाएगा, या फिर कुछ खाना पीना हमारा बंद हो जाएगा, या फिर जबरदस्ती हमें ये खिला दिया जाएगा वगैरह वगैरह। जल्पा जी, हमारे देश में इंटेलेक्चुअल लेवल अभी इतना बढ़ गया है कि किसी भी आप अच्छी बात लेके आओ, कोई कानून लाओ, कोई प्रावधान लाओ, इनकी स्वीकृति मिल जाती है, बहुत तुरंत ही मिल जाती है। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं वो उसकी ओर देखें तो हमें पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। हमें पता है कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, सब कुछ हमें पता है। बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम लोगों को समझा सकते हैं। लोग भी आज इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो समझ भी लेते हैं। लेकिन एक हमारे देश में एक पैटर्न है कि राष्ट्र निर्माण का कोई भी प्रकल्प लेके आओ तो उसमें बाधाओं के निर्माण के लिए एक युद्ध हमेशा तैयार रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये राजकीय है या अंतरराष्ट्रीय है या कोई कार्टेल है या कोई इंटरनेशनल लाइन चला रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन फैक्ट ऑफ द डे रिमेन्स दैट फॉर एनी कंस्ट्रक्टिव रीजन दैट यू टेक अप, देयर इज ऑलवेज एन ऑब्स्टेकल मेकिंग प्रोसेस रेडी। तो आज का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें जो हमारी जो अभी सहमति बन रही है वो रिफ्लेक्ट करती है कि प्रजा में भी कितनी इनकी स्वीकृति है, मुस्लिम में कितनी है, हिंदू में कितनी है और में कितनी है। तो अभी का जो हमारा प्रोएक्टिव रवैया जो होना चाहिए वो ये है, और भारतीय जनता पार्टी उसी और हम देख रही है कि बाधाओं के निर्माण करने वालों का कैसे हम उनका भी जनमानस हम तैयार करें, क्योंकि वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन में, लेकिन वो डिस्कशन में आते नहीं है। उनको पता है कि क्या त्रुटियां है, उनको पता है कि क्या उसमें स्ट्रेंथ है, सब कुछ पता है, डिस्कशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जीएसटी में 3 साल 4 साल तक स्टेट काउंसिल बनी थी, हर महीने उनकी मीटिंग मिलती थी,
हर एक स्टेट का, चाहे वो कांग्रेस का स्टेट हो या भारतीय जनता पार्टी का और किसी और दल का स्टेट हो, वो उनके फिनेंस मिनिस्टर आके हर महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक में बैठते थे। उसमें कौन सी चीज पे कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब ट्रेड एसोसिएशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बात करके तैयार होके आते थे। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट वो इम्पोजिशन था, लेकिन अभी का जो है ये जनमानस में स्वीकृति और बाधाओं के निर्माण करने वालों का जनमानस बनाने की प्रक्रिया, ये दो प्रैक्टिकल मुद्दे हैं हमारे साथ, जिसमें सबका सहकार, जिसमें सबका साथ हमें चाहिए, तो सबका विकास की ये बात हो। जी, लेकिन उर्वी जी उनका क्या करेंगे जो कह रहे हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है? वो तो हमेशा हमेशा वो राजनीतिक स्लोगन्स अपने चलते रहते हैं, लेकिन आज आपने देखा जैसे कांग्रेस के निकुल भाई ने जिस तरह से बताया, अपना रुख स्पष्ट किया, मैं चाहता हूं कि ये इनकी पार्टी का भी ये रवैया है। काफी लोग जो बाधाओं का निर्माण करते हैं उनको खुद को पता नहीं, ये तो इंटेलेक्चुअल है और एजुकेटेड है, लेकिन काफी लोग जो है उनको पता नहीं है वो किसकी ओर से बयान कर रहे हैं, वो किसका पैरेटिंग कर रहे हैं, वो किसी कार्टेल को बोल रहे हैं या किसी राजनीतिक दल या किसी प्लांटेड एलिमेंट है किसी और राजनीतिक दल का। तो ये बयान जो है वो बहुत अहम बयान है। हम संस्कृति में ये जो कानून लाने जा रहे हैं वो सदियों तक ये रहने वाला है। हमारी परिस्थिति, ये भारत देश की परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला ये कानून है। तो हम जो भी बयान करते हैं वो हम जिम्मेदारी के साथ करते हैं, ये हमारी अपेक्षा है। जी, और उर्वी जी ये भी अहम है क्योंकि ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मौकों पर बोला है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि हमने ये सिविल कोड लेकर भी आए, फिर उसका अमलीकरण हो रहा है या नहीं, वो भी ध्यान देखना होगा। क्योंकि हम जैसे अभी हाल का ही मुद्दा देख ले, लाउड स्पीकर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नियम है, लेकिन फिर भी धर्म की दुहाई दी जाती है या वगैरह वगैरह। कुछ लोग इस साइड आ जाएंगे, कुछ लोग इस साइड चले जाएंगे, और फिर मतलब निकल जाता है कि कोर्ट ने क्या कहा, या मतलब निकल जाता है कि कानून क्या है। जी, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के लिए जितनी भी सिस्टम्स हैं, जुडिशियल सिस्टम्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है, एजुकेशनल सिस्टम्स है, गवर्निंग सिस्टम्स है, सभी को तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये कोई एक ही एजेंसी का काम नहीं है। इतना बड़ा प्रावधान हम ला रहे हैं, इतने 131 करोड़ लोगों के ऊपर इनकी इम्पैक्ट होने वाली, सकारात्मक इम्पैक्ट होने वाली है। जैसे बताया में तो काफी सालों से है, तो गोवा की इकोनॉमी आप देखो, उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है, वहां का जीडीपी देखो, तो अगर हमें 5 ट्रिलियन की ओर जाना है तो ये कानून उसमें भी हमें काम आ सकता है। जी, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है। ये मुद्दा आज हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अमित शाह की बात करें या भाजपा की बात कर ले, अंदेशा तो दे दिया है कि अब वक्त आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। अब सबसे पहले तो लोग ये समझे कि किसी भी बहकावे में मत आइए। शायद हो सकता है कुछ ठेकेदार या कुछ बन बैठे हुए अग्रताओं आपको ये बताएंगे कि नहीं, इससे तो हमारी संस्कृति खतरे में हो जाएगी, इसे तो हम हरगिज नहीं मान सकते, या फिर अगर आप इसी धर्म के हो तो आप इसे मान ही नहीं सकते, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अब समझना ये चाहिए कि कई बार कुछ लोग इस तरीके का बोलते हैं, नहीं हम तो अल्पसंख्यक है, हमारे साथ तो ये, या तो फिर हमारी आबादी कम है, या तो हम ये, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इन सब चीज़ों पर फुल स्टॉप रखने का वक्त आ चला है, क्योंकि हम बोलते तो है, वैसे तो कहीं मौक़ों पर हमने देखा भी है कि जो प्रूव भी हुआ है, या फिर आमतौर पर अगर हम बात करें तो सामान सभी है। क्योंकि शायद हम एक बिस्कुट का पैकेट लेने जाएंगे तो वो देखा नहीं जाएगा कि आप किस धर्म के हो, जो है कीमत, उसी कीमत में आपको खरीदना होगा।
यानी असमानता का प्रश्न ही नहीं होता या भेदभाव का प्रश्न कहीं भी नहीं होता, तो इन सब मामलों से दूर रहना चाहिए। फिर सिविल कोड की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई मौकों पर कुछ कुरीतियां इतनी भारी हो जाती है, खास तौर पर अगर यहाँ पर महिलाओं का भी जिक्र करा उस केस में भी, तो जरूरी है कि एक समान लो हो। जरूरी ये भी है कि काफ़ी सालों से जो हम देखते आ रहे हैं कि लंबित हो रही है याचिकाएं, उसका भी फैसला आ जाए। अगर भाजपा की बात करें, वैसे तो 2019 के उनके वादों में ये शामिल था, और अब जबकि एक्ट 370 की बात करें या राम मंदिर की बात कर ले या हम सीए की बात कर ले या तो हम ट्रिपल तलाक की बात कर ले, उन सब वादे पूरे करने के बाद अब बारी आ चुकी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर तो समिति का गठन भी कर दिया गया है। अब जरूरी ये भी है देखना कि सिर्फ राज्यों में ही आता है या भाजपा शासित राज्यों में ही पहल होती है, या और किसी स्टेट भी ये समझता है कि एक समानता लानी जरूरी है, या फिर केंद्र की ओर से देखा जाए तो केंद्र की ओर से ये पारित किया जाएगा। मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि प्रॉब्लम वहां पर भी हो जाती है कि जब कोई भी चीज एक साथ नहीं होती लेकिन अलग अलग वक्त पे होती है, फिर होता यह है कि शायद कुछ राज्य में है, कुछ राज्य में नहीं है, तो फिर एक नया विवाद, एक नया कोर्ट केस, फिर कंफ्यूजन। क्योंकि न्याय करना है तो सभी को सुनना होगा, समझना भी होगा। यानी इन सब चीजों से निकलने का एक ही हल है कि पूरे देश में इसे एक साथ लागू कर दिया जाए। यहाँ पर बात ये भी हुई कि लोगों के ऊपर ये लागू तो हम करवा देंगे, लेकिन इसका पालन हो रहा है या नहीं, इसका जिम्मा भी किसी को लेना होगा देखने को। जैसे अगर लाउड स्पीकर वाली बात करें, वैसे तो नियम है कि लाउड स्पीकर आपको कितनी वॉल्यूम पे रखना है, कहाँ पर आप रख सकते हो, कहाँ पर नहीं, वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है नियमों का, कानून का, वो ना हो, वो भी ध्यान रखना है। मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि अगर कुछ चीज़ें अच्छी आती है तो उसको समझाना भी उतना ही जरूरी होता है, ताकि अगर कोई गलत मैसेज पास ऑन कर रहा है तो वो गलत मैसेज लोगों तक ना जाए, लोग समझे कि इसका सही मतलब क्या होगा। वो किसी के पहनाए हुए चश्मे न पहने, ये जरूरी है। वैसे तो भाजपा कई मुद्दों के लिए जानी जाती है, और ये मुद्दा जब भाजपा ने अब इनिशिएटिव लिया है, शुरुआत की है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो देखना ये होगा कि आगे कितने लोग इसके सपोर्ट में आते हैं या फिर ये कहाँ पर लागू होता है। इसके बाद क्या हमें परिणाम देखने को मिलते हैं, पॉजिटिविटी या सकारात्मक जो हम परिणाम सोच रहे हैं वो कितनी जल्दी आते हैं, पूरे देश में इसमें से क्या एकजुटता मिलती है या क्या ताकत मिलती है, ये सभी चीज़ आने वाला वक्त हमें बताएगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।